हमारे खासदार साहब की खुसूसियत ये है कि फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। उनको टेक्स्ट मैसेज करो, उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं देते। जो उनके नज़दीक है, अगर उन्होंने बोल दिया रात है तो बोलना पड़ता बहुत गहरी रात है। कड़ी धूप में अगर उन्होंने बोल दिया बारिश हो रही तो लोग बोलते हैं हाँ ओले बरसे। उनको ऐसे लोग पसंद है। और इसमें गठबाजी बहुत ज़्यादा हो गई। इसमें 5 गठ है। महफूजुर रहमान फारूकी साहब, जिसने इससे पहले इम्तियाज़ साहब और गफ़ार खादिरी साहब का कंप्रोमाइज़ कराए थे, दोनों में बहुत ना इत्तेफाक़ी हो गई थी। उन्होंने जो रात में 11 बजे से रात में 2:30 बजे तक बैठ के कंप्रोमाइज़ कराए थे। मैं 1.5 महीना पहले उनके पास बहुत चक्कर लगाया, बैठा, बातचीत करा और ये गठ के ताल्लुक़ से बात किया उनसे। उन्होंने बोली ये गठ कभी ख़त्म नहीं हो सकता और इस झमेले में आप भी ना पड़े ना मैं भी नहीं पढ़ूँ। खासदार साहब अगर हैदराबाद जाके ट्रेनिंग लेके फिर इलेक्शन में आते या पॉलिटिक्स में आते तो उनको कभी शिकायत का वो मौका नहीं मिलता था। लोग कभी शिकायत नहीं करते थे। जो हैदराबाद के लोग काम करते, उनका काम करने का तरीक़ा है। जाहिद भाई के घर पे गए थे असद साहब, उन्होंने बोले थे जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम मेरे है और तुम ज़िंदा है मैं जब तक तुम्हारा हूँ। लेकिन खासदार का इलेक्शन जैसे ख़त्म हो गया और इनको शायद माहिदा हुआ था कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। वार्ड के डेवलपमेंट के लिए मैं ये पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी पार्टी में गया हूँ। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम बारी कॉलोनी आए हैं और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इनको पूरा औरंगाबाद शहर सैयद फारूकी नाम से जाना पहचाना जाता है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको तस्करा कर दूं। जो नए दर्शक देखने वाले हैं, ये रोशनी गेट में रहते हैं और कम से कम 20-30 सालों से सामाजिक काम करते रहे हैं। इससे साबिक़ा में इनकी मिसेस जो अभी फ़िलहाल चुन के आए थे, ये उनके शौहर हैं। और उससे पहले हम देखा हमने 10 सालों से कि ये हारे हैं, लेकिन बहुत कम वोटों से हारे थे। यानी ये हार का लफ्ज़ और कम वोटों का लफ्ज़ मैं आपको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए कि ये आज़ाद रहते हुए भी, किसी पार्टी से वाबस्ता ना रहते हुए भी एक समाज के दिलों में छाए रहें और ख़ासकर रोशन गेट के दिलों में छाए रहे। और यही कारण है कि तमाम बातों को बाला ताक रख कर रोशन गेट की आवाम इनके साथ खड़ी रही और फिर आखिर वो दिन भी आया कि इनकी मिसेस, इनकी अहलिया जो है नगर सेवक बने और ये कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके साथ खाते से खाना मिलाकर पूरे वार्ड के लिए काम करते रहें। सबसे एक चौंका देने वाली बात जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि इन्होंने बहुत हाल ही में अभी राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और ये MIM के बहुत मजबूत का जो दावेदार कार्यकर्ता माने जाते थे और जिनकी खबर सुनकर पूरे शहर में हलचल है। और ये हलचल नहीं, हम और ऐसे भी जो तो खबरें समाचार मिल रहे हैं कि और भी कई लोग जाने वाले हैं। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं इनसे कि क्या चल रहा है पार्टी में, क्या होने वाला है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए कि आप जो तो MIM के बहुत मजबूत एक और वफादार बोलिए, एक ज़िम्मेदार बोलिए कहा जाते थे, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि वार्ड के जनता के हित के लिए या कोई और सियासी वजूहत थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फारूकी, सोशल वर्कर, मकसूद कॉलोनी। आपने सवाल किए हैं क्या वजह से गए हैं। वार्ड का कोरोना की वजह से वार्ड का कुछ काम अधूरा रह गया था। कमिश्नर साहब ने कुछ काम कोलैप्स कर दिए हैं। मेरी उनको भी लेटर दिया कि ये काम वापस लाओ। वर्क ऑर्डर भी हो गए थे, 1 करोड़ 80 लाख के काम थे, वो मेरे से नहीं हो सके। हमने हमारे गट नेता साहब को बोले, उन्होंने भी हाँ बोले, उनसे नहीं हुए। बाद में खासदार साहब को बोला मैंने, उन्होंने हाँ बोले और कुछ हुआ नहीं। लेकिन वार्ड के लोगों की तकलीफ़ हद से ज़्यादा होने की वजह से और रोशन गेट से कटकट गेट से पीर गैब साहब की दरगाह, पीर गैब साहब की दरगाह से जिनसी, चंपा चौक से रोशन गेट, ये रोड इंतहाई ख़राब हो चुका है। और ये अभी से नहीं है, 2-2.5 साल से बहुत ख़राब हो गया है। और ये काम नहीं होने की वजह से बाद में महल्ले के लोगों का तकाजा था, पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से भी बुलावा आ रहा था और वार्ड के डेवलपमेंट के लिए मैं ये पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी पार्टी में गया हूँ। सर, हम देखते हैं कि कोरोना काल चल रहा था और केंद्र सरकार ने जो है तो तमाम जो हिंदुस्तान के, हमारे भारत के जितने भी खासदार थे उनकी निधि को रोक लिया था, फंड को रोक लिया था। तो क्या बता सकेंगे कि उसके बावजूद भी क्या खासदार के इतने पावर होते हैं कि वो अगर चाहे तो ये झुके हुए काम जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, या तो आप अकेली बस्ती के नहीं है बल्कि और भी बस्तियाँ, सलाम बस्तियाँ है, वो अपनी सलाहियत से, ताकत से या आमदनी जो खासदारगी का जो रुतबा होता है वो करा सकते थे? बिल्कुल करा सकते थे। उनके हाथ में बहुत पावर है, उन्हें बिल्कुल करा सकते थे। और इसके अलावा उन्होंने
दूसरे लोगों से भी और निधि लेकर आ सकते थे और फंड लेकर आ सकते थे। देखो, अपने को शहर औरंगाबाद के लोगों ने एमआईएम का वजूद नहीं था तो शहर के लोगों का इसमें ज़्यादा मेहनत है लाने के लिए। लोगों ने आपको आमदार चुना, 27 नगर सेवक दिए, उसके बाद खासदार चुना और लोगों को ये उम्मीद थी कि अपना औरंगाबाद एक पूना के जैसा या बॉम्बे के जैसा, दिल्ली के जैसा शहर बनेगा, लेकिन वैसा नहीं हो सका। और लोग फेसबुक पे भी अक्सर कमेंट करते रहते, गलत भी बोलते रहते, उनको टाइम है, देखने को टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं भी बोलता, और भी लोग उनको बोलते थे सिर्फ हाँ हाँ करना और उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं देना, और ना ही मेरे अंदाज से उनका कुछ सुने नहीं, मेरा ये है मानना। सैयद भी हम देखते हैं कि जैसे जो भी नगर सेवक के वार्ड में विकास के काम होते हैं तो हम देखते हैं कि परंपरा चली आ रही है दरड़ा साहब के ज़माने से कि पहले दरड़ा साहब के बोर्ड लगा करते थे कि दरड़ा साहब की नीति से काम हुआ, दरड़ा साहब की नीति से काम हुआ। तो जो बाशऊर लोग हैं, सियासी लोग हैं, जिनको एक शऊर है, वो कहते हैं भाई जब वार्ड के अंदर आमदार का बोर्ड लग रहा, खासदार का बोर्ड लग रहा, तो फिर नगर सेवक का फंड कहा जा रहा। इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? बराबर है। मेरे वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम है, 60% काम हो गए, लेकिन मैंने कभी ऐसा इफ्तिताह नहीं किया। लोगों को क्या दिखाने का इफ्तिताह कर रहे, लोगों को सिर्फ काम से मतलब है और लोगों ने चुन के दिए जो अपन इस लायक बने। सर, हम देखते हैं कि औरंगाबाद में ये भी परंपरा रही कि ठीक है, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के ये चुनाव के अवसर पर अपनी अपनी पार्टी की भूमिका के तहत लड़ते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है हमने देखा है कि कई मुस्लिम नगर सेवक ने शिवसेना से बोलो, बीजेपी से बोलो, उनके जो आमदार हुआ करते थे, खासदार हुआ करते थे, वहाँ से निधि लाते थे और काम कराते थे। तो क्या आपके बारे में एमआईएम के आने के बाद क्या वो सिलसिला टूटा कि वो कहीं ना कहीं खामोशी में चला? नहीं, वो सिलसिला टूटा नहीं। मेरे वार्ड में भी सुभाष झामड़ साहब ने 10 लाख की निधि दिए थे, जो एमएचबी कॉलोनी में वो रोड बना हुआ है जी। मतलब सेना भाजपा की ये लोग बाद में राजनीति मतलब जो चुनाव पे करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं बाद में देते भी है, चलो भाई ठीक है, हम खामदार है, हम खासदार है, ठीक है, 20-25 लाख का चेक ले लो, 50 लाख का चेक ले लो, आप काम करा लो, ठीक है, ऐसा भी होता है। हाँ, होता है, बराबर बात है। लेकिन मेरे वार्ड में सिर्फ एक ही शख्स ने दिए थे निधि, उसके बाद कोई नहीं दिए, और अभी खासदार साहब ने 10 लाख के शायद काम किए। शायद भी एक शहर में ये भी चर्चा है कि कई लोग जो नगर सेवक पहले थे, मतलब कोरोना से पहले जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो ऐसे भी अफवाह है, बोलिए अफवाह ही कहेंगे उसे क्योंकि बात तस्दीक शुदा नहीं है, कि बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ विरोधियों की मतलब पलड़ा भारी हो और आपको टिकट नहीं मिलने वाला हो, या माना जाए कि अब टिकट का खौफ था आपको? ये जो इलेक्शन रहते कॉरपोरेशन की, ये शख्सियत इलेक्शन है, इसमें टिकट का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पार्टी के हिसाब से 10% वोट पड़ते, लेकिन अक्सर लोग शख्सियत ही देख के वोट देते हैं। आप कई ऐसे वार्ड देखे होंगे कि एमआईएम का कैंडिडेट होने के बाद भी अपक्ष आया, मेरे बाजू के वार्ड में अपक्ष आए हुए हैं। और बुढ़ी लाइन का इलेक्शन हुआ था, री इलेक्शन, उसमें शेरा के वालदा थे, उनका कास्ट का था तो उन्होंने अनवैलिड हो गए। उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुआ, हमारे आमदार साहब का वहाँ ऑफिस था और 25-26 नगर सेवक और आमदार साहब होने के बाद भी हमारी एमआईएम की सीट हार गई थी, वह राष्ट्रवादी की सीट आई थी। तो ये शख्सियत इलेक्शन रहता, ये पार्टी का इसमें सिर्फ 10% का रोल रहता। अच्छा सर, आप बता पाएंगे कि जब 4-5 साल पहले थे तो जब सेना के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं और दीगर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, जब आप एमआईएम में थे, मैं एमआईएम की बात कर रहा हूँ, जब एमआईएम में थे तो उस वक्त आपको शायद कुछ बातें होती हैं कि सर आप एमआईएम में हैं, कट्टरवादी पार्टी है, ऐसे मज़ाहिया तौर से बोलो, तनकीद बोलो, ऐसे कुछ एक यादें आपकी ऐसा हुआ करती थी कुछ बातें? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त भी थे तो उन्होंने भी अक्सर बोलते थे कि आपने जातिवाद पार्टी क्यों चुने। वो लोग खैर कांग्रेस में या राष्ट्रवादी में थे, वो सेना बीजेपी में नहीं थे, लेकिन वो अक्सर मेरे को तंजिया बात करते थे कि आप ये पार्टी क्यों ज्वाइन करें बोल के। सर आप ये बताइए कि जैसा अब आप तो खासदार साहब के करीब रहे 4-5 साल, जो भी है, खैर पार्टी को आपने खैराबाद कर दिया, वो एक सियासी वजूहत है, लेकिन आप बतौर खासदार जब काम करें 2.5-3 साल का जो अरसा हो रहा है, तो क्या आप खुल के बता पाएंगे कि वाकई जैसा लोगों ने एक भरोसा किया था कि भाई हमने खासदार को चुन के लाना है, और खासकर मुस्लिम समाज 100% हम कहेंगे कि वो एमआईएम के साथ गया था, तो उतनी आवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरे, मतलब काम हुए, या उनकी कुछ मजबूरी थी, या हो सकता उनके समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ बातें खासदार साहब अगर हैदराबाद जाके ट्रेनिंग लेके फिर इलेक्शन में आते या पॉलिटिक्स में आते
तो उनको कभी शिकायत का वो मौका नहीं मिलता था, लोग कभी शिकायत नहीं करते थे। जो हैदराबाद के लोग काम करते, उनका काम करने का तरीक़ा है, वो लोग आमदार को आमदार नहीं समझते, एक मामूली वर्कर समझ के लोगों के सामने पेश होते। ये उनमें होना चाहिए गट्स। सईद भी हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक अफवाह भी चलती हैं कि एमआईएम के अंदर, जैसे हर पार्टी में एक ग्रुपबाजी होती है, राष्ट्रवादी में इसमें उनका फला का ग्रुप, फला पार्टी ग्रुप, ये एक आम बात है, एक नई बात नहीं है। तो एमआईएम के बारे में भी एक अब अफवाह है, सच है तो हम नहीं जानते, लेकिन अफवाह चल रही है, कहीं हमने सुना है कहने कि इनके अंदर भी एक ग्रुपबाजी चल रही, ऐसी अफवाह है। तो आप क्योंकि एमआईएम में रह चुके, तो आपको लगता है कि एमआईएम भी कहीं ना कहीं इससे मतलब बची नहीं, यहाँ पर भी कहना कि थोड़ा बहुत हुआ या चल रहा है? सही बात है, गठबाजी हर पार्टी में रहती, लेकिन ये पार्टी थोड़े वक्त में उभरी और इसमें गठबाजी बहुत ज़्यादा हो गई। इसमें 5 गठ है। तो वो गठों के नाम बता पाएंगे आप? नहीं, वो बात सही है। नहीं, बराबर है। मैं आज से 1.5 महीना पहले महफूजुर रहमान फारूकी साहब, जिसने इससे पहले इम्तियाज़ साहब और गफ़ार खादरी साहब का कंप्रोमाइज़ कराए थे, दोनों में बहुत ना इत्तेफाकी हो गई थी। उन्होंने जो रात में 11 बजे से रात में 2:30 बजे तक बैठ के कंप्रोमाइज़ कराए थे, मैं 1.5 महीना पहले उनके पास बहुत चक्कर लगाया, बैठा, बातचीत करा और ये गठ के ताल्लुक़ से बात किया उनसे। उन्होंने बोली ये गठ कभी ख़त्म नहीं हो सकता और इस झमेले में आप भी ना पड़े ना मैं भी नहीं पढ़ूँ, जब ऊपर से आदेश आएगा बोले मैं ये कंप्रोमाइज़ कराऊँगा। ठीक है। सईद भैया, आप राष्ट्रवादी में प्रवेश करे हैं, तो आपको अब ये भी अफवाह चल रही है कि बहुत से लोग एमआईएम छोड़ के जाने वाले हैं। अब देखिए अफवाह है, और आप एक जिम्मेदार हैं, आपको बहुत सी बातें मालूम होती हैं, और ये कोई एक, हमने पहले कहा कि हमारे पास जमहूरियत है, आने जाने सिलसिला चलते रहता है, और यही हमारी लोकशाही की खूबसूरती है। तो ये एक इशारों में बोलिए या खुलकर बोलिए कि ऐसा हो सकता है कि एमआईएम में आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ी फूट पड़ने वाली हो एक जमहूरी अंदाज से? फूट तो हर पार्टी में पड़ती है, इधर भी आते उधर भी जाते लोग, और यह ऐसा मेरा अंदाज़ा है थोड़ा कि जिसको तकलीफ होंगी वो लोग कोई और पार्टी भी ज्वाइन करेंगे, हो सकता है कोई सेना ज्वाइन करेंगे, हो सकता है कोई राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे। यानी कि जाने की उम्मीद है, जाने की उम्मीद है। ऐसे इशारे ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अभी जाने के बाद कई लोगों के फ़ोन भी आए कि क्या बात हुई, माहिदा क्या हुआ, क्या गए, तो मेरी उनसे डायरेक्ट यही बात हुई, अपन आओ आमने सामने बैठ के बात करेंगे। मैं तो डेवलपमेंट के लिए गया कि भाई मेरे वार्ड का जितना डेवलपमेंट करेंगे मैं उतना पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। अच्छा सर, हमने देखा है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो असदुद्दीन अवैसी साहब स्टेट से ऐसे बोलते थे कि भाई अगर किसको तकलीफ हो तो आप मुझे हैदराबाद फ़ोन कीजिए। ये बयानात हमने सुने हैं और मौजूद भी है। तो आप तो एक नगर सेवक है, मतलब थे उनके पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी थे मतलब, तो क्या आपने साहब को फ़ोन किया हैदराबाद के? साहब देखिए मैं पार्टी छोड़ूंगा, फिर आप नाराज़ हो जाएंगे कि फिर आपको बोलेंगे यार सईद भाई मेरे को बोलना था, आप क्यों चले गए, या ऐसी कुछ अंदरूनी बात, एक अपनाइयत की बात, ऐसे कुछ फ़ोन वगैरह हुए? अपने इंडिया में बहुत सारी पार्टी है, लेकिन मैं एक समझता ये पार्टी की बदनामी हो जाएंगी मैं कुछ बोला तो। एमआईएम पार्टी है, पार्टी इसको बड़ा घर भी है और इसको सिर्फ चौखट है, इसको दरवाज़ा नहीं है। इसमें आ सकते, जा सकते, जाने के लिए कोई मुआनियत नहीं है, आने के लिए कोई क्या बोलना चाहिए रोक टोक नहीं है इसमें, यानी इस्तकबाल भी नहीं है आने के लिए और जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हमारे पास ये एमआईएम पार्टी को दरवाज़ा नहीं है, आ भी सकते जा भी सकते, ऐसा है। नहीं, हम देखते हैं एक दूसरी सियासी पार्टी में कि भाई आप जब पार्टी को अगर आदमी बंडखोरी कर रहा, बगावत कर रहा, तो वो इसको मनाते हैं, घर पे जाते हैं, अरे भाई पार्टी का सवाल है, ऐसा मत करो, आपसे क्या मामला कर लेंगे, आपकी शिकायत दूर हो जाएंगी। ये आपके लिए कोई ऐसा किसी औरंगाबाद के पता, जब आप जाहिर सी बात है कि जब ये बात आप छोड़ने वाले होंगे तो कई करीब के लोग इशारे मिल गए होंगे कि भाई सईद भाई जाने वाले, सईद भाई बहुत नाराज़ हैं, तो भाई आपको किसी का फ़ोन आया जो भी XYZ कि साहब ऐसा मत करो, आप पार्टी के अच्छे हैं, हम मिल के काम करेंगे, शिकायत है बैठ के बिल बाट करेंगे, दूर करेंगे, इस तरह की कुछ चर्चा है, कुछ बात फ़ोन वगैरह? हाँ, जो पार्टी के हमदर्द वर्कर लोग, बड़े ओहदेदार नहीं बोलना चाहिए, जो जिसको तड़प है कि पार्टी में फूट नहीं होना, वो बच्चों ने बहुत कोशिश करे और तकरीबन उन लोग को उम्मीद हो गई थी कि मैं पार्टी छोड़ने वाला है। वो लोग बहुत दिन रात कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे। उनको यही समझाया मैंने कि अभी आप पार्टी के अंदर की बात नहीं जानते, और जब आप पार्टी के अंदर ज़्यादा जाएंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि पार्टी में क्या चलता और क्या नहीं चलता। अच्छा सईद भाई, एक आखिरी सवाल ये है
कि एक जनता में अवाम में एक तासुर पाया जाता था एक इमाम के जो ताकतवर बनने के बाद, यानी खासदार चुन के आने के बाद, 27 नगर सेवक आने के बाद, कि एक हमारे हिंदू बिरादरी जो बड़ा तबका है हमारे अक्सरियती मुल्क का, उनमें कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक ऐसा एक अजीब गरीब माहौल पैदा किया जा रहा है कि उनको दुश्मनी की निगाह से देखा जा रहा है। इनको एक बहुत यानी कि बहुत तंग नज़र लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, ऐसा एक हिंदू समाज में तासुर जा रहा था, गया है। ऐसा जो भी अफवाह भी हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि आपको लगता है कि वो तासुरात जो थे, अब क्योंकि आप पार्टी छोड़ चुके, तो आपको खुले मन से आप बोल सकते हैं कि वो तासुरात वाकई सच्चाई पर मबनी थे कि अफवाह थे? जब पार्टी आई तो लोगों में तासुरात ये थे कि ये बस जातिवाद पार्टी है, लेकिन वो तासुरात अब कम हो चुके हैं क्योंकि पार्टी के जो कायदीन हैं तो हर तरफ जा रहे हैं, गैर मुस्लिम से मिल रहे भी है और उनका ये जो डर है जातिवाद तो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और है अपने जहन में आ गया सईद भाई, कि हमने देखा है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो कई स्टेशन ऐलान भी किया है कि हम शहर के विकास के लिए बीजेपी है, शिवसेना है, हम इनके साथ खांधे से खांधा मिला के काम करेंगे, राजनीति हम बाद में करेंगे। साहब, एक खासदार साहब ने इतनी बड़ी बात बोलने के बाद तो हो सकता है फिर वो मतलब सबने मिल के ये शिकायत होना नहीं चाहिए था, जैसे आपने फंड का आपने रोना रोए कि भाई फंड नहीं था, ये नहीं था। अब इतनी बड़ी बात होने के बाद हो सकता है खामोशी में उन्होंने इशारा कर देना था, आइए भाई सईद भाई आपके खासदार साहब ने बात बोले, चलो हमसे फंड ले लो। हमारे खासदार साहब की खुसूसियत ये है कि फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। उनको टेक्स्ट मैसेज करो, उन्हें उसका रिप्लाई नहीं देते। मेरे साथ कई बार हादसा हुआ, और के साथ हुआ होगा नहीं हुआ होगा मालूम नहीं। उनमें एक ये अलामत है कि जो उनके नज़दीक है, अगर उन्होंने बोल दिया रात है तो बोलना पड़ता बहुत गहरी रात है। कड़ी धूप में अगर उन्होंने बोल दिया बारिश हो रही तो लोग बोलते हैं हाँ ओले बरसे। उनको ऐसे लोग पसंद है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं है। तो आने वाले वक्तों में ये माना जाए कि मतलब अब मतलब कहीं ना कहीं इमाम कमज़ोर होने वाली हैं और यहाँ पर राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, ये एक ताकत बढ़ाने वाले हैं और औरंगाबाद की सियासत का नक्शा बदलने वाला है, शायद ऐसा आपकी बात से लग रहा है? ये बात सही है। जो मेरे जैसे लोग हैं और MIM पार्टी में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जिसको किसी का डर नहीं है, वो लोग शायद छोड़ सकते हैं। सैयद भी हमने देखा है कि जाहिद कुरैशी साहब जो IMIM के फाउंडर मेंबर माने जाते हैं, उन्होंने इमाम को लाने में बहुत मेहनत की, पूरा शहर जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर अब सियासी वजूहत थी या जो भी वजूहत थी पूरे शहर को मालूम, आपको पता है, हम मीडिया वालों को पता है। लेकिन एक ख़ास बात देखने में आई थी कि जब वो नाराज़ हुए थे, जो भी सियासी नाइत्तेफाक़ी हुई थी, तो असद साहब खुद मनाने गए थे, जावेद साहब को मनाया था, उनको गले लगाया था। तो आप भी एक मतलब एक नगर सेवक है, और जैसा आपने इशारा दिया कि भाई और बड़ी पैमाने पे फूट होने के अंदेशात है, तो जाहिर सी बात है ये खबर तो हैदराबाद की भी रही होगी, हाईकमान को रही होगी। तो क्या उनकी तरफ से ऐसा कुछ कि मनाने की कोशिश तेज़ किया, ऐसा कुछ हिकमत अमली तैयार के माहौल पाया जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। और जावेद भाई के घर पे गए थे असद साहब, उन्होंने बोले थे जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम मेरे हैं और तुम ज़िंदा है मैं जब तक तुम्हारा हूँ। लेकिन खासदार का इलेक्शन जैसे ख़त्म हो गया और इनको शायद माहिदा हुआ था कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। वहाँ से इनकी नाराज़गी, उन्होंने अभी MIM छोड़े नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ ऐसा है कि कहीं उनको भी तकलीफ़ है दिल में। यानी कि आप बोल सकते हैं आने वाले वक्तों में जाहिद कुरैशी साहब भी मतलब पार्टी ज्वाइन कर ले, ऐसे महसूस होता है आपको? नहीं, ये उनकी मसला मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैं उनको कभी पार्टी मीटिंग में या कहीं पार्टी के हित में नहीं पाया। ये थे रोशन गेट के समाजी कार्यकर्ता सोशल वर्कर सईद फारूकी साहब, और हमने इनसे बहुत खुल के बात की, बड़े बेबाक अंदाज से इन्होंने जवाब दिया। बहरहाल जैसा ये राष्ट्रवादी में गए तो औरंगाबाद की हम समझते राजनीति में एक बौछार आया है, और जैसा इन्होंने इशारे दिए कि कुछ कारपोरेटर्स और कुछ बड़े लोग भी शायद पार्टी छोड़ सकते हैं, कंफर्म तो नहीं कहा, लेकिन एक बात तो कहते हैं कि सियासत में जो बात इशारे में हो जाती है वो खुलकर नहीं होती है। जो इशारे मिल गए समझ लीजिए वो हो गया। ये हमने देखा है, सियासत का एक नक्शा, एक शक्ल देखा है। बहरहाल एक बात उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो समय रहेगा महानगर पालिका चुनाव का, बड़ा ही जो है तो एक बहुत राजनीति से भरपूर रहेगा, बहुत उथल पुथल रहेगी। और कहीं ना कहीं हमने भी औरंगाबाद का सर्वे किया है और कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से एक अच्छे अंदाज से, एक जमहूरी अंदाज से जनता की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत है कि हमारा समाधान नहीं हो रहा है। बहरहाल ये जिस तरह से आज रोशन गेट में एक MIM का एक किला गिरा, एक बहुत बड़ी ताकत गिरी, और तो हम समझते हैं कि रोशन गेट एक पूरी ग्रीन बेल्ट का एक दिल कहलाता है,
और जब आप समझ सकते हैं कि जब दिल में एक शिगाफ हो जाए, सुराख हो जाए, तो फिर इंसान का शायद बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर बच भी गया तो वो सीधा बिस्तर पर नजर आता है। अब आने वाली जो सियासी कारगुजारी हैं वो बिस्तर पे रहेगी या रोड पे रहेगी या संसद में रहेगी या महानगर पालिका में रहेंगी, ये तो सियासी उतार चढ़ाव के बाद महसूस होगा। और जनता तमाम बातों का जायजा ले रही है, हकीकतों का जायजा ले रही है। और ये एक बात तो क्लियर है, देखिए ये व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है। आप किसी को भी हथेली पे जन्नत बता नहीं सकते, किसी को बेवकूफ़ बना नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है आपसे 5 साल 10 साल पहले जो बड़े बड़े स्टेट से दावे हुए, वादे हुए, मायदे हुए, वो तमाम वीडियो क्लिप लोगों के पास है। यहाँ आपको इशारों में इसलिए कह रहे हैं कि अब भी बहुत समय है, हर पार्टी के पास समय है कि वो ज़मीन पे उतर कर लोगों से जुड़ने का प्रयास करे, कैसा भी करे। आप बड़ी ताकत रखते हैं, बड़ा असर रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद कुछ ना कुछ सबक लेते हुए, कुछ ना कुछ हिकमत अमली के साथ एक अच्छी राजनीति सियासत शुरू होगी। और सबसे पहले आवाम के जो मसाइल है, रास्ते हैं, गंदे पानी है, लाइट है, खंबे हैं, और जो भी जरूरत जिंदगी है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आवाम की एक मांग है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम आवाम की मांग को हम कैसा करें, क्योंकि समय कम रह गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब भी वक्त है, अगर आप समझ जाए तो ठीक, वरना तो फिर आप देख रहे हैं अंजाम। देखते रहिए SGM न्यूज़।